अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉलरेंस को। तो टॉलरेंस में है हमारे पास कि वही सम टाइम नीड टॉलरेंस नॉट स्टिमुलेशन टी सेल, मतलब कि जो हमारे पास टी सेल है तो उसके अंदर जो टी सेल की स्टिमुलेशन को हमने मतलब कि टॉलरेट करना होता है सम टाइम, कि हमें जो है टी सेल की एक्टिवेशन नहीं चाहिए होती, टी सेल की एक्टिवेशन को इनहिबिट करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या है, टॉलरेंस चाहिए होती है। तो टॉलरेंस के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास सेंट्रल टॉलरेंस और दूसरी है हमारे पास पेरिफेरल टॉलरेंस। ठीक है, उसके बाद जो सा है सेंट्रल टॉलरेंस कहाँ होती है और पेरिफेरल टॉलरेंस कहाँ होती है। तो इसमें है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स जो से हैं हमारे पास, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन जिस तरह हमारा बोन मैरो, थाइमस, यहाँ पे क्या है सेंट्रल हमारे पास सेंट्रल टॉलरेंस होती है। और जो हमारे पास सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या है, पेरिफेरल टॉलरेंस होती है। इसके बाद हमारे पास है कि वी हैव टू प्रिवेंट टी सेल फ्रॉम सुपर एक्टिवेशन। अब हमें टॉलरेंस क्यों चाहिए, तो हमें हमारा क्या है, हमें टी सेल को सुपर एक्टिवेशन से रोकना होता है। सुपर एक्टिवेशन क्या होती है कि हमारा जो सा है टी सेल ओवर एक्टिवेट हो जाता है या फिर ओवर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। उस चीज़ से रोकने के लिए हमें क्या है, टी सेल की हमें टॉलरेंस चाहिए। अब इसके अंदर हमारे पास जो सा है, ये पहले बताया गया है सेंट्रल टॉलरेंस का। सेंट्रल टॉलरेंस कैसे होती है, तो इसके बाद अंदर हमारे पास क्या होता है कि इनहिबिटरी मॉलिक्यूल आता है, CTLA4 बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको जो सा है एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसे है इस चीज़ इसकी डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, इसके अंदर ये होता है हमारे पास कि हमारे पास जो सा है CTLA4 होता है डेवलप। अब हमारे पास जो सा है APC मॉलिक्यूल और टी सेल जो सा है, इनकी रिकॉग्निशन एक्टिवेशन वाला वो सारा आप सीन याद करें। तो उसके अंदर ये होता है कि हमने कहा था हमारे पास CD28 और B7 होते हैं। तो अब CD28 के साथ हमारे पास CTLA4 भी होता है टी सेल के ऊपर। अब जो सा APC सेल का जो सा B7 है वो CD28 के साथ अटैच होने के बजाय CTLA4 के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो अब जब B7 CTLA4 के साथ अटैच हो जाएगा तो अब हमारे पास जो सेकंड सिग्नल जाना होता है, जो सेकंड सिग्नल हमारा टी सेल के पास जाता है, जो टी सेल को एक्टिवेट करता है, तो वो सिग्नल नहीं जा पाता, जिसकी वजह से टी सेल इनहिबिट हो जाता है। इसकी मैं जो सा है अगर कोशिश करती हूँ यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझा सकूँ। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास जो सा है APC सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास है टी सेल। ये बात क्लियर हो गई। तो अब इसके अंदर जो सा है, ये हमारे पास जो सा है APC सेल पे MHC है, ये MHC है, ये हमारे पास पेप्टाइड है और यहाँ पे ये टी सेल रिसेप्टर है। ठीक है, ये वाला जो सा ये दोनों आपस में जब मिलते हैं या फिर जो हमारा टी सेल रिसेप्टर है वो इस पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करता है, तो हमारे पास फर्स्ट सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है और नीचे जो सा है हमारे पास B7 मौजूद है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि ये देखें, यहाँ ये वाला जब मिलते हैं आपस में तो फर्स्ट सिग्नल प्रोड्यूस हो गया। और जब ये हमारे पास CD28 है, ये हमारे पास B7 है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास सेकंड सिग्नल जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि हमारे पास इनहिबिटिंग मॉलिक्यूल आ जाता है CTLA4। ठीक है, यहाँ पे ये समझें, ये जो ब्लैक वाला है ये CTLA4 है। अब जो सा है CTLA4 के पास ज़्यादा अफिनिटी होती है, ज़्यादा अट्रैक्शन होती है इस B7 मॉलिक्यूल के लिए। तो अब क्या होता है कि अगर ये प्रेजेंट हो टी सेल के ऊपर, तो हमारा जो ये वाला हमारा जो सा है B7, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, बजाय CD28 के साथ अटैच होने के। तो इसमें क्या होगा, ये अब इसके साथ जाके अटैच हुआ, सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। दूसरा सिग्नल अगर जब जाएगा तभी टी सेल ने एक्टिवेट होना, जब दूसरा सिग्नल ही नहीं गया तो टी सेल एक्टिवेशन नहीं होगी। तो ये जो सा है इस तरह होता है हमारे पास। ये इसको हम सेंट्रल टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल टॉलरेंस के अंदर हमारे पास होता है कि सिग्नल जनरेट, सेकंड सिग्नल नहीं मिलता और इनके टी सेल एक्टिवेट नहीं होते। ठीक है, इसके बाद जो सा है हमारे पास आगे गया है कि ये जो सा है नेगेटिव सिग्नल देता है, इसको हम नेगेटिव सिग्नल बोलते हैं कि ये टी सेल की इनहिबिशन होगी तो ये नेगेटिव सिग्नल है। और CTLA की बाइंडिंग से हमारे पास नेगेटिव सिग्नल जाता है टी सेल के पास। ये सेंट्रल टॉलरेंस है।
ठीक है। और पेरिफेरल टोलरेंस जो सी है वो ब्लड के अंदर पाई जाती है, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स है उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है। और इसमें भी जो सा है, इसको भी जो सा है एक जापानीज साइंटिस्ट जो सा था उसने डिस्कवर किया था पेरिफेरल टोलरेंस को PD1 में। ठीक है। PD1 जिस तरह वहां उसके अंदर CTLA4 है ना मॉलिक्यूल, इसके अंदर PD1 मॉलिक्यूल है जिसको हम प्रोग्राम डेथ 1 बोलते हैं। तो ये PD1 जो सा है ये सेकंड जो सा ये कोर मतलब नेगेटिव सिग्नल देता है, टी सेल को इनहिबिट करता है। इस PD1 की डिस्कवरी पे जो सा नोबेल प्राइज मिला था एक जापानीज साइंटिस्ट को। ठीक है। आफ्टर टी सेल एक्टिवेशन PD1 विल फॉर्म if this bind with the ligand give negative signal to the cell। ठीक है। अब ligand कौन सा है? PDL1। जब PDL1 के साथ ये बाइंड करता है तो ये नेगेटिव सिग्नल देता है। PDL1 अगर PD1 के साथ आके बाइंड हो गया तो सेल का जो सा है फंक्शन या फिर वर्किंग जो सी है वो स्टॉप हो जाएगी। ये चीज़ इसके साथ कही गई है। इसमें भी यही होता है कि यहाँ पे मैं अगर बना के दिखा दूँ तो लेट्स सपोज कि अब आप इसको समझ लें। यहाँ पे नहीं तो साइड पे बना देती हूँ। ये हमारे पास आ गया, ये PD1 आ गया। ठीक है। टी सेल के ऊपर PD1 आ गया। पहला जो सा है ये इसी तरह सेम होगा। अब जब PD1 आ जाता है तो इसके साथ PDL1 लाइगेंड आके अटैच हो जाता है। PDL1 लाइगेंड जो सा है वो आके जब अटैच होगा तो हमारे पास ये PDL1 जो सा है मोस्टली हमारे पास ना ट्यूमर सेल के अंदर होता है। PDL1। ठीक है। PD1 जो सा है ये हमारा PD1 समझ ले, ये जो सा है टी सेल के ऊपर प्रेजेंट है। PDL1 जो सा है वो ट्यूमर सेल के ऊपर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे अगर हम कोई भी इस तरह सेल बना लें, लेट्स सपोज कि ये जो सा है एक ट्यूमर सेल है, इसके इधर इधर सीक्वेंस पे जो सा है यहाँ पे PDL1 मौजूद है। क्या मौजूद है हमारे पास? PDL1। PDL1 हमारे पास लाइगेंड है जो अटैच होता है PD1 के साथ। ठीक है। ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच हो जाएंगे तो टी सेल इनहिबिशन हो जाएगी। ऑल दो के CD7 CD28 मिले, दोनों से मिले, सेल एक्टिवेट हो गया, लेकिन PD1 के साथ PDL1 आएगा तो वहीं पे सेल की इनहिबिशन हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी। यहीं पे लिखा हुआ है कि ट्यूमर सेल विल काज इम्यून इन्वेजन विद द हेल्प ऑफ PDL1। अब ट्यूमर सेल कैसे मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, वो भी यही बात आ गई कि ट्यूमर सेल के पास PDL1 है और हमारा जो टी सेल है इसके ऊपर PD रिसेप्टर पाया जाता है, PD1 पाया जाता है। PD1 के साथ PDL1 आके अटैच होता है तो सेल हमारा इनहिबिट कर जाता है, टी सेल अपने वर्किंग करना छोड़ देता है। ठीक है। एंटी PD1 या फिर PD1 एंटीबॉडी वी एडिड टू गेट अटैच टू द PD1 एंड कैन प्रिवेंट ट्यूमर PDL1 टू गेट अटैच विद द PL1। अब ये है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, तो इसके अंदर होता है हमने एक एंटीबॉडी बनाई है जिसको हमने PD1 एंटीबॉडी नाम दिया है। ये हमारे पास PD1 है। ठीक है। और इसको हमने इसके लिए इसके साथ बनाई एंटीबॉडी PD1, वो जो सी है PDL1 की से पहले आके इसके साथ अटैच हो जाती है। और जब वो PD1 एंटीबॉडी अटैच हो जाती है तो ये जो सा है ट्यूमर सेल वाला PDL वाला अटैच नहीं होता, और जब वो एंटीबॉडी अटैच होती है तो वो टी सेल को इनहिबिट भी नहीं करती, टी सेल की एक्टिवेशन को भी नहीं रोकती, टी सेल एक्टिवेट होकर अपना काम ही करता रहता है। तो इस तरह जो सा है हम PDL1 की जगह पे PD1 एंटीबॉडी को अटैच कर सकते हैं, और इम्यूनोथेरेपी के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। PD1 एंटीबॉडी को हम इम्यूनोथेरेपी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है। इसे हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को रोकने के लिए भी हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर तभी प्रोलिफरेट करता है ना, कैंसर सेल बढ़ रहे हैं और हमारे जो से टी सेल हैं वो भी क्या है इनहिबिट होते जा रहे हैं, और फिर क्या है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। इसमें हमारे पास आता है कि हमारे पास ना लेट्स सपोज कि एक टी सेल का पूल मौजूद है, मतलब कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टी सेल मौजूद है। तो उसमें पूछा गया कि हाउ टी सेल विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज यूनिफॉर्म न्यू एंटीजेंस, मतलब कि अगर हमने उसके अंदर न्यू एंटीजेंस हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टी सेल इन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो उसके लिए जो सा है हम मैथ्स यूज़ करते हैं फैक्स का और मैक्स का। ठीक है। स्टेनिंग यूज करते हैं, फ्लोरेसेंस स्टेनिंग। पहला कौन सा है हमारे पास, वो है फैक्स स्टैंड्स फॉर फ्लोरेसेंस एक्टिवेटिंग सेल सॉर्टिंग। ठीक है। इसके बाद फैक्स फैक्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास MHC जो से है वो टेट्रामर के फॉर्म में मौजूद होते हैं।
ठीक है। एक स्टेप फोल्ड होता है इस तरह सेंटर में, उसके साथ 4 MHC बाइंड होते हैं, टेट्रामर बना रहे होते हैं। ठीक है, MHC और MHC अपने ऊपर जो सा है न्यू एंटीजन के पेप्टाइड को लोड भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपना पेप्टाइड को लोड कर लिया। चार MHC ने ये समझे कि ये जो सा न्यू एंटीजन था उसके पेप्टाइड्स हैं, उनको इसने अपने ऊपर लोड कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे, हम ना फ्लोरिसेंट के साथ, फ्लोरोक्रोम के साथ इसको अटैच कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने इसके साथ ये फ्लोरोक्रोम अटैच कर दिया। अब इसको हमने फ्लोरोक्रोम अटैच कर दिया, इसको बना लिया। अब हमने कहा कि जो हमारा टी सेल का पूल था, हम उसके अंदर इसको क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, अब टी सेल जो सा है, जो टी सेल इन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करेगा, इस टेट्रामर के साथ आके अटैच होगा, हम उसको जो सा है फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू सेपरेट आउट कर लेंगे। फ्लोरेसेंस की बेस पे हम सेपरेट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टी सेल जो सा है वो अटैच हुआ है, या फिर कौन सा टी सेल जो सा है इन न्यू एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये बात समझ आ गई कि हमने इस तरह टेट्रामर बनाना है, उसके साथ फ्लोरोक्रोम ऐड करना है। फ्लोरोक्रोम ऐड करने के बाद हम उसको टी सेल के पूल में डाल देंगे। जो टी सेल इनके साथ अटैच होंगे उनको हम फ्लो साइटोमेट्री के जरिए ऑब्जर्व कर लेंगे। ये होता है फैक्स। अब होता है हमारे पास दूसरा आता है मैक्स सॉर्टिंग। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक एसोसिएटेड सेल सॉर्टिंग। मैक्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टेपेरिडिन होता है, बायोटिन साथ अटैच होता है। बायोटिन अटैच होता है MHC के साथ, जो MHC का जो उनसा टेट्रामर होता है उसके साथ जो सा है बायोटिन अटैच होता है। बायोटिन जो सा है नेक्स्ट बायोटिन के साथ टेपेरिडिन अटैच होता है, उसके ऊपर जो सा है मैग्नेटिक बीड्स लगे होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक बीड्स लगे होते हैं, और फिर हम इस MHC का जो सा हमारे पास जिस तरह इसी तरह समझ लें कि यहाँ पे जो सा है MHC का हमने टेट्रामर बना लिया, उसको हमने यहाँ पे क्या है बायोटिन के साथ अटैच करके ऊपर मैग्नेटिक बीड के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, और इसको फिर हमने पूल में डाल दिया, फिर मैग्नेटिक बीड्स वाले के साथ जो सा टी सेल थे वो अटैच हो गए। अब इसके अंदर हमने सेपरेशन कैसे करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम मैग्नेट लगा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। जिस तरह फ्लो साइटोमेट्री में हमने लेजर बीम में से गुजारे थे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे। जो जो मैग्नेटिक बेस जिनके साथ अटैच होंगे वो जाके हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड वाल होगी उसके साथ वाल के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, और दूसरे जिनके ऊपर मैग्नेटिक बीड्स नहीं लगे वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, नीचे चले जाएंगे। तो अब फिर क्या होगा, जब सेपरेट हो गए जो अटैच हुए हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे तो वो भी हमारे पास सेपरेट होके आ जाएंगे। इस तरह जो सा है हम मैक्स के जरिए जो सा इनकी सेपरेशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव सिलेक्शन आती है और नेगेटिव सिलेक्शन आती है। पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है कि जिनके साथ मैग्नेटिक बीड्स है हम उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, और नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक बीड्स वालों को हम सेपरेट करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर मतलब दोनों हो रही होती हैं। सबसे पहले जो सा है, अगर हमने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जिनके ऊपर मैग्नेटिक बीड्स हैं, जिन तरह इसके ऊपर मैग्नेटिक बीड है, ये जाके जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसके वाल के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, और दूसरे जिनके साथ नहीं है मैग्नेटिक बीड वो नीचे को इस तरह जिसके ड्रॉप हो जाएंगे, नीचे जब गिर जाएंगे, जब उनको इकट्ठा कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या है, होगी नेगेटिव सिलेक्शन। अगर हमें मैग्नेटिक बीड्स वाले चाहिए, हम मैग्नेटिक बीड्स वालों को सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारे पास होगी पॉजिटिव सिलेक्शन। तो ये जो सा था ये हमारे पास इम्यूनोलॉजी का सिलेबस था।